हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम सब लोगों ने बात किया, हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो सॉलिड स्टेट, उसके टाइप्स और उसके जो यूनिट सेल्स है और यूनिट सेल्स में कितने एटम्स आते हैं उसकी हम लोगों ने बात की। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यूनिट सेल्स बन रहे हैं तो उन यूनिट सेल्स में जितने भी एटम्स हैं वो पूरे एटम्स एडजस्ट हो जा रहे हैं। तो एडजस्ट होने के बाद भी उसके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस या वैकेंट स्पेस बच जाता है। तो हमारा ये टॉपिक है वैकेंट स्पेस। इस वैकेंट स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब ये होता है वैकेंट स्पेस। अब इसकी भी बात करें हम तो जो वॉइड्स हैं वो कुल मिलाकर दो तरह के वॉइड्स होते हैं। सबसे पहला देखो है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसमें क्या होता है, मान लो चलो आप सब लोग जानते हैं स्वीट्स की दुकान पे गए हैं, वहां पे जो स्वीट्स होते हैं खासतौर पे जो लड्डू होती है वो स्फीयर शेप में होती है और यहाँ पर जो हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमारे एक स्फीयर शेप में ही है। अब इसमें देखेंगे क्या, तो बेस पर बहुत सारे स्फीयर्स जब हम लोग रखते हैं तो उन स्फीयर्स के बीच में कुछ ना कुछ ब्लैंक स्पेस बच जाता है। इन ब्लैंक स्पेस या वैकेंट स्पेस को ही हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है इसमें देखो क्या होता है कि मान के चलो कि इस तरीके से यहाँ पर तीन स्फीयर्स रखेंगे, तो इन तीन स्फीयर्स के बीच में भी यहाँ पर देखो क्या बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बच जाता है। आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद देखो कि यहाँ पर एक स्पेस बच जा रहा है, यहाँ पर एक स्पेस बच जा रहा है। तो ये जो स्पेस है या इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर देखो क्या, तो स्ट्रक्चर जैसा है पिरामिड, एक पिरामिड की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का ये हमारा वॉइड बनता है। सेकंड हमारा होता है देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकंड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें देखो क्या है कि हम इस सेम स्ट्रक्चर में इसके ऊपर हम एक और एटम या स्फीयर रख दे रहे हैं। तो ये स्फीयर रखने के बाद भी क्या होता है कि बीच में ये जो स्पेस बच रहा है पूरा स्पेस कवर नहीं हो पाता है। अब ये जो स्पेस जो बच जा रहा है, ये जो नया तरह का जो स्पेस बन रहा है ऊपर से और नीचे से पैक होने के बाद, तो इस तरीके का जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आपका इस तरीके का होता है। एक सेकंड, ये जो है ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम लोग पता करेंगे जो पैक जब होते हैं, क्लोज पैक में होते हैं ये एटम्स, तो बीच में कितना स्पेस बचता है या कुल कितना स्पेस कवर होता है। तो हम लोग बात करते हैं हमारे सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, हमारा सिंपल क्यूबिक शेल SCC। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एक सिंपल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एटम्स जो होते हैं वो एटम्स इसके कॉर्नर्स पर होते हैं, हर एक कॉर्नर्स पे इसके एटम्स। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी में सिंपल सा एक हमारा फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में। इसमें तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब देखो हम जो परसेंटेज निकालते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो अब इसका निकालते हैं तो सिंपल क्यूबिक शेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ओनली 1 होता है, जो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एटम देखो कौन से स्ट्रक्चर में है, ये हमारे स्फीयर। अब इस स्फीयर में देखेंगे क्या, तो ये जो है ये हमारे एक एज के ऊपर में इस तरह से हमारे दो स्फीयर्स होते हैं। तो जो रेडियस होगा वो रेडियस हाफ हाफ डिवाइड होगा, यानी कि इसका क्या होगा कि जो हमारा रेडियस होगा वो हमारा 2r होगा, है ना। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा a/2। तो अब इसका निकालते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ एटम देखो क्या होता है, स्फीयर है तो 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी पाई r क्यूब बाय
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल देखो क्या होता है, यूनिट सेल हमारा एक वॉल्यूम सॉरी क्यूब है, तो क्यूब का होता है हमारा क्या, ए क्यूब इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर है हमारा, देखो आर यानी कि रेडियस हम लोग निकालेंगे क्या, a/2, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटू ए क्यूब इंटू 2 का क्यूब, 2 का इसका निकालें इंटू ए क्यूब, ओके, इंटू 100। देखो ए क्यू लॉस 2 को हम सॉल्व करते हैं, जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो हमारा आएगा इसका 52.36%। ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 52.4%, यानी कि इसमें जब क्लोज पैक्ड होता है तो ये जो हमारा टोटल जो हो गया वो हमारा हो गया 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। सेकेंड हम इसके बाद बात करते हैं तो वो हमारा बॉडी सेंटर। देखो सेकेंड है हमारा क्या, बॉडी सेंटर। इसमें देखो क्या होता है कि हर एक कॉर्नर पर तो होते हैं, कॉर्नर के बाद में बीच में भी इस तरीके से एक हमारा एटम होता है। तो अब यदि इसका निकालेंगे तो देखो इसके लिए क्या होगा, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक के बीच में होगा एक एटम इस तरफ, एक एटम इस तरफ, और ये हमारा एक इसमें कवर करेगा। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। अब इसका देखो क्या होता है, क्योंकि ये हमारा मैथ में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा एक ए है, ये हमारा ए है, तो ये हमारा क्या होगा इसका √2 है ना, √2 है। तो टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर डायगोनल, इसका डायगोनल भी निकालेंगे तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक साइड हमारा ये हो गया, एक साइड हमारा ये हो गया, यानी कि √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3a, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको यदि सॉल्व करें तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, हाफ इसमें हाफ इसमें, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा डायगोनल जो है हमारा कितना 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a, तो रेडियस मेरा कितना हो जाएगा √3a/4। अब फिर वही फॉर्मूला लगा लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज का क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ और एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ओके, अब देखो इसको निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ एटम फिर से अगेन क्या करेंगे हम लोग, अभी देखो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमारे 2 एटम्स होते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 × 4/3 पाई आर, देखो हमारे क्या है हमारा √3a/4, राइट हैंड लिख देते इसको √3a/4 का होल क्यूब, ओके, बाय ये हमारा हो गया a क्यूब इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा 2 × 4 × 22, ये 3 हमारा नीचे चला आया, पाई का ये हमारा 7 नीचे चला आया, इधर हो गया हमारा क्या √3a का होल क्यूब इंटू नीचे में हमारा हो गया 4 का होल क्यूब डायरेक्टली लेते हैं 64 और इंटू हमारा इसका a क्यूब इंटू 100। ओके, अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे हम बॉडी सेंटर में तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 68% इसका आंसर आ जाएगा पूरा काटने के बाद। ठीक है, अब उसी तरीके से सेम हम लोग जैसे बॉडी सेंटर का निकाले हैं वैसे हम लोग फेस सेंटर का निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग जो हमारा इन फेस सेंटर है उसका निकाल। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, वो हमारा डायमेंशंस, उसके लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं हमारे यूनिट सेल का। ठीक है, तो यूनिट सेल में देखो क्या है कि सिंपल से एक यूनिट सेल डायमेंशन से हम लोग निकालते हैं, वो हमारा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल जो है हमारा उसमें कुल कितना डेंसिटी है, तो उसके सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, तो बहुत सिंपल सा, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग पहले भी जानते हैं कि डेंसिटी सिंपल से क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल में क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल
सिंपल सा मास ऑफ यूनिट से बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब देखो क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल है तो मास ऑफ यूनिट सेल में देखो क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्या Zm बाय यूनिट सेल का हमारा वॉल्यूम AQ। अब देखो यहाँ पर Z क्या है, Z देखो यहाँ पर क्या है कि Z हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स है ना, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और हमारा M जो है वो हमारा M हो गया मास ऑफ ईच एटम। M हमारा हो गया क्या, मास ऑफ ईच एटम, यानी कि एक एटम का जो मास होगा वो हो गया, और AQ हमारा सिंपल सही। अब यदि हम इस मास की बात करें, हम देखो मास को हम और भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो मास इज इक्वल टू सिंपल सी बात करें, देखो क्या हो जाता है हमारा सिंपल सा Z इंटू मास, मास ऑफ एटम का जैसे ही बात करेंगे हम तो सिंपल हो जाएगा क्या, मास ऑफ एन एटम यानी कि मोलर मास बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। यहाँ पर m क्या हो गया हमारा, देखो m इज इक्वल टू हमारा हो गया मोलर मास, और हमारा Na एवोगाड्रो कांस्टेंट। अब बाय में हमारा क्या AQ। एवोगाड्रो कांस्टेंट देखो हम सब लोग को पता है कि एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, 6.023 × 10⁻23 जो एवोगाड्रो का हमारा होता है वो हमारा कांस्टेंट का वैल्यू होता है। और वही यदि बात करें मोलर मास, तो मोलर मास हमको पता है, मोलर मास का जैसे हाइड्रोजन का हमारा जो मास होता है वो हमारा 1 होता है, वैसे ही बात करेंगे हीलियम का, तो हीलियम का 4 होता है, वो हमारा इसका मोलर मास। तो टोटल मोलर मास बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो टोटल उसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, देखो Z इंटू M बाय AQ इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। Z यानी कि क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स, जैसे बॉडी सेंटर्ड का है तो बॉडी सेंटर्ड में कुल मिलाकर 2 एटम्स होते हैं, फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड में हमारे कुल मिलाकर 4 एटम्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू मोलर मास, जो मोलर मास है, इनटू AQ यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये टोटल हमारा जो हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट से, यानी कि किसी भी यूनिट से डेंसिटी निकालेंगे तो उसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। चलो अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड के लिए देखो सिंपल से हम लोग बात किए, अभी हम लोग जितने सॉलिड की बात किए, सॉलिड का हम लोगों ने यहाँ पर निकाला पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 52% या 68% या 74%, जो भी निकल रहा है, तो उसमें देखो क्या है कि जो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है, यानी कि टोटल जो स्पेस टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस है वो या तो 68 है, 72 है, या सिंपल है तो 52.4% है। मतलब क्या है कि 100 में उतना परसेंट जो बच रहा है वो हमारा ब्लैंक स्पेस है, वॉइड्स है। तो यानी कि कोई भी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है कि वो 100% प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस आते ही आते हैं। तो हम बात करें क्या, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इसको हम लोग सिंपल से बात करें तो डिफेक्ट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट। अब ये जो है हमारा देखो ये कुल मिलाकर 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक, स्टोइचियोमेट्रिक, सेकेंड है हमारा इम्प्योरिटी, और थर्ड है हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। देखो स्टोइचियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। हमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक की। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो हमारा कुल मिलाकर 4 तरह का होता है, ठीक है, 4 तरह का। सबसे पहला जो है इसमें वो है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी। उसके बाद है हमारा इंटरेस्टियल, थर्ड है हमारा फ्रैंकेल, फोर्थ है हमारा
शॉर्ट की, वैकेंसी, क्रिस्टल, फ्रैंकेल एंड शॉर्ट। अब देखो जो क्रिस्टल डिफेक्ट है वो हमारा दो तरीके का डिफेक्ट होता है। नंबर वन हमारा देखो सिंपल सा बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट होता है और हमारा लाइन डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट का मतलब सिंपल सा बात करें देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि उसमें जो हमारा जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स बन रहा है उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, यानी जो एटम्स होंगे बीच में वो हमारे एब्सेंट होंगे। और लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, जो उनके रोज हैं, रोज में कोई ना कोई एटम्स एब्सेंट होगा। अब ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा पॉइंट डिफेक्ट है। तो पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहले हमारा क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक। तो स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरेस्टियल, फ्रैंकेल एंड शॉर्ट। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे ही हम लोग बात करते हैं, है ना, बात करते हैं किसकी, सॉलिड की, ठीक है। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जब एटम्स होते हैं तो उन एटम्स में देखोगे क्या होता है कि जो बेस होते हैं, है ना, बेस कहने का मतलब जो बेस है उन बेस में डिफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो बेस में डिफेक्ट क्या होगा कि जैसे मैं मानते हो लैटिस है, लैटिस का जो साइड है तो लैटिस के साइड पे कोई एटम यदि एब्सेंट है तो वो हमारा सिंपल सा कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। और इंडस्ट्रियल डिफेक्ट में भी हम आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो हमारे लैटिस के साइड पर जो होते हैं वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, और जो क्रिस्टल है वो हमारा क्रिस्टल वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है, इनकी जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस से वीक होते हैं। फ्रैंकेल जो हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक से ज्यादा यदि हो जा रहा है तो हमारा वैकेंट होता है तो हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट होता है। और शॉर्ट डिफेक्ट जो है वो सिंपल से सेम चीज होता है, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट उसी में भी वो लास्ट नंबर ऑफ होता है तो हमारा शॉर्ट के डिफेक्ट होता है। इंप्योरिटी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा जो अगला जो है हमारा इंप्योरिटी। अब देखो इंप्योरिटी का जो बात करते हैं हमारा सेकंड नंबर है क्या, इंप्योरिटी। इसमें देखो सिंपल से एग्जांपल है तो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, NaCl। अब ये देखो सोडियम क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, क्लोरीन हमारा नेगेटिव होता है। तो जो टोटल जब सॉलिड बनेगा तो क्या होगा हमारे यहाँ पे देखो सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से सोडियम क्लोरीन, है ना, इस तरीके से ये पता चला जाए, सॉरी क्लोरीन सोडियम, है ना, इस तरीके से बता जाए पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से ये पता चला जाएगा। अब इसी में देखो क्या होता है कि इंप्योरिटी में क्या है कि बीच में से कोई एक जो हमारे एटम्स है वो हमारे एब्सेंट हो गए, यानी कि जो हमारा मान लो यहाँ पर जो हमारा एक और जो रो बनता है उसमें यहाँ पर हमारा क्लोरीन जो है वो मिसिंग है, सोडियम क्लोरीन, इस तरीके से क्लोरीन है, फिर हमारे यहाँ पे सोडियम होगा, फिर हमारा क्लोरीन होगा और फिर हमारे यहाँ पे सोडियम होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो हमारा ये एक है, ये एक हमारा क्या है, यहाँ पे क्लोरीन मिसिंग है या सोडियम यहाँ पर से मिसिंग होगा, यानी कि कोई भी एक जो हमारे एटम्स होंगे वो हमारे यहाँ पे मिसिंग होंगे, ये हमारा इम्प्योरिटी होता है। थर्ड हम लोग बात करते हैं नॉन-स्टोइचियोमेट्रिक। नॉन-स्टोइचियोमेट्रिक में देखो क्या होता है कि सिंपल से ये हमारा एक मेटल डिफिशियंसी होता है, मेटल्स की डिफिशियंसी। अब इसमें देखो क्या होगा, ये हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है मेटल एक्सिस डिफिशियंसी, एक हमारा होता है मेटल डिफिशियंसी। अब मेटल एक्सिस करने का मतलब क्या होता है कि हम इसी में सपोज दैट ये जो हमारे यहाँ पे है, ये हमारे देखो क्या डिफिशियंसी यहाँ पे एक हमारा सिंपल हो गया। अब ये जब मेटल्स में लेकर चलते हैं, जैसे मान लो चलो हम लोग बात करें फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं, यानी कि फेरस ऑक्साइड में क्या होगा Fe, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड में देखो क्या है कि फेरस है, तो फेरस में क्या होगा कि एक फेरस ज्यादा होता है ना। ये हमारा कितने तरीके का हो गया नॉन-स्टोइचियोमेट्रिक, दो तरीके का। पहला हमारा क्या है मेटल एक्सेस और दूसरा हमारा है मेटल डिफिशियंसी, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। अब इसमें देखो क्या होगा, मेटल एक्सेस करने का मतलब क्या होगा कि मेटल का जो एक पॉइंट है या एक जो एटम्स है वो हमारा एक्सेस हो जाएगा। और डिफिशियंसी में जैसे बात करेंगे डिफिशियंसी में क्या होगा कि एक जो है हमारा वो हमारा कम हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीजें पाई जाती है वो या तो कंडक्टर होता है, या इंसुलेटर होता है, या सेमीकंडक्टर होता है। अब उसमें देखो क्या होता है, मान के चलो कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंडक्टर का, ठीक है। कंडक्टर में देखो क्या होगा कि ये जो हमारा एक मान के चलो कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा एटम्स का ये हमारा कंडक्शन है, तो इसमें देखो क्या होगा कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप। अब इसमें देखो हम लोग बोलते हैं इसको, ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड, और दूसरा हमारा हो गया वैलेंस बैंड, नीचे वाला हमारा हो गया वैलेंस बैंड। यानी कि देखो क्या होगा, जो कंडक्शन बैंड होगा और जो वैलेंस बैंड होगा ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली यहाँ से पास आउट हो जाएगा। वही यदि हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड क्या होगा सेमीकंडक्टर में, मान के चलो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये हमारा वैलेंस बैंड है ना, कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड। अब इसके बीच में देखो ये जो स्पेस बच जा रहा है बहुत ही स्मॉल एनर्जी गैप होता है। ये स्मॉल एनर्जी गैप होगा जिसकी वजह से जो पार्सल इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा पास आउट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हमारा ये हो गया हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होगा, पार्सल, यहाँ पे पार्सल एनर्जी या स्मॉल एनर्जी गैप होगा जिसकी वजह से पार्सल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसफर हो पाता है, और ये हमारा कहलाता है सेमी कंडक्टर। और यदि हम बात करेंगे इंसुलेटर की, इंसुलेटर में यही जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, यानी कि लार्ज एनर्जी गैप होता है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब देखो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड मैग्नेटिक, उनके पास में अपना खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता भी है और नहीं भी होता है। इसलिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ये कुल मिलाकर 5 तरह की हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले देखो हमारा है पैरा मैग्नेटिक, सेकेंड है हमारा डाई मैग्नेटिक, थर्ड जो है हमारा वो है हमारा फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ हमारा है एंटी फेरो, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट जो है हमारा वो है हमारा फेरी मैग्नेटिक। अब इसमें देखो जो हमारा पैरा मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक में देखो क्या होता है कि ये जो होते हैं इसमें एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल में जैसे देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें देखो क्या है, एक से ज्यादा पेयर्ड हो जाते हैं, यानी कि O2 जो है वो हमारा एक पेयर में बन गया, तो हमारा पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक देखो क्या होता है कि जो पेयर्ड है वो पेयर्ड नहीं हो पाते। उसमें देखो क्या होगा कि सिंपल से बात करेंगे तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। और इसका एग्जांपल सिंपल से ले, जैसे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए और ये हम लोग फ्रीज कर देते हैं, यानी कि हमारे आइस क्यूब्स हो गए, तो इसमें देखो क्या हो जाते हैं, ये आपस में कंबाइन कर गए, जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। थर्ड यदि हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा होता है फेरिक मैग्नेटिक। अब इस फेरिक मैग्नेटिक में देखो क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के पास में अपना खुद का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो इजीली मैग्नेट में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, तो इस वजह से वो हमारे फेरिक मैग्नेट कहलाते हैं। जैसे में देखो इसमें हम लोग सिंपल सा ले सकते हैं क्या कि आयरन हो गया या कोबाल्ट हो गया,
आयरन या कोबाल्ट हो गया, है ना। एंटी फेरो में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जो डोमेन्स है इसके, डोमेन्स के जो पोल्स होते हैं, वो पोल्स इजीली अपोजिटली इसमें क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। जैसे में मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम लोग बात कर रहे हैं, MnO, ये जो होगा मैग्नीज ऑक्साइड में क्या होता है, ये हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसमें जो डोमेन्स होते हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और लास्ट जो हमारा है वो हमारा फेरोमैग्नेटिक, इसके लिए सिंपल से एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो क्या Fe3O4, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, सिंपल सा मैग्नेट्स होता है, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सॉलिड स्टेट का। यदि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है। बाकी के लिए आप नोट्स देख सकते हैं, ओके।